प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आता हूँ। हिजम जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिजम भाई आपका। और प्रफुल्ल भाई, मैं दो बातों पे आपसे बात करूंगा। एक तो जो एसआईआर की घोषणा हमने कल पहले ही कह दिया था, 4:15 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:19 पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसमें सबसे पहले जो स्लाइड दिखाई गई उसमें कहा कि ईआरओज यानी कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और उनके असिस्टेंट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स ये प्रिंट करेंगे इलेक्टोरल फॉर्म्स 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। बीएलओज जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं या बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन फॉर्म्स को इलेक्टर्स को। और 2002 से 2004 जो लास्ट एसआईआर होती उसके बेसिस पे अगर वो वहां पे ऑलरेडी पहले से ही उनका नाम उसी एड्रेस पर है तो फिर उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और उनके माता पिता का नाम है तब भी उनको देने की जरूरत नहीं है। इसका उन्होंने लॉजिक दिया कि सन 87 में जो 18 साल वर्ष के हो गए उसके बाद वो 2003 के एसआईआर में आ गए, उनके लिए दोबारा एसआईआर की जरूरत नहीं है। सन 87 के बाद जितने भी पैदा हुए 2025 तक या दो जो 18 साल के होते हैं, आज से 18 साल पहले आप डेट लगा लीजिए, तब तक उनके जो है 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने फिर वो प्रकाशित की है और उनमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी। एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एनी आइडेंटिटी सर्टिफाइड document issued in India by government, birth certificate issued by the competent authority, passport, matriculation, education certificate issued by recognized board, permanent residence certificate issued by competent state authority, forest rights certificate, OBC, SC, ST, any caste certificate, National Register of Citizens, NRC, family register prepared by state legal authorities, any land house allotment certified by government, for Aadhaar, कमीशन डायरेक्शन इशू वाइड लेटर। अब इस लेटर में उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रमाण पत्र नहीं है एज का और नागरिकता का आधार पर आधार के बेसिस पे अपना पासपोर्ट जरूर बनवा सकते हैं और वो पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का आधार है। तो कुछ अनोमलीज हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स रेफर किए उन्होंने और 324 शेड्यूल 6 का भी हवाला दिया। मैं सारी बातों पे आपसे बात करना चाहता हूं। असम को छोड़ 12 स्टेटों में जो अब ये अभियान शुरू होने वाला है, 26 तारीख से फॉर्म्स की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, टोटल लगभग 51 करोड़ वोटर्स का, इलेक्टर्स का, जिसमें एक पोलिंग बूथ पे 1200 से ज्यादा वोट नहीं होंगे। इस पर आपका क्या पहली प्रतिक्रिया है और आपको क्या लगता है कि अभी बिहार के चुनाव कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये काम हो सकता था? इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई जा रही है और असम को क्यों आइसोलेट किया गया, इसमें असम को क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि अगला चुनाव असम में है बिहार के? जी नमस्कार सभी को। अगला चुनाव असम में है तो वहां पर सरकार की तरफ से भी ये कहा गया और चुनाव आयोग ने जो कहा है कि असम की कुछ स्पेशल कंडीशन है कि वहां एनआरसी की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई बातें हैं जिसके स्थिति उनकी कुछ खास है। अब चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि क्या एनसीआर और एसआईआर एक ही का दो नाम है। जो वो कहते हैं कि शक्तिमान और गंगाधर, तो ये वही शक्तिमान है वही गंगाधर है। तो वहां हो चुका है तो इसलिए वहां जरूरत नहीं होगी इनको, इनका कहना है। इस कायदे से अगर देखें तो वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग ये बताएंगे, असल सर खास कर बताएंगे, तो क्या जहां जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जा रहा है वहां वहां एनआरसी की जरूरत नहीं होगी? वहां वहां एनआरसी हो गया मान लीजिए। मैं जिस राज्य में हूं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बार बार यही सवाल तो उठा रही हैं कि पिछले दरवाजे से हो रहा है। साल में 4 बार प्रावधान किया गया है, जो अभी का प्रावधान है साल में 4 बार रिवीजन होता है। 1 जनवरी की स्थिति में, फिर जुलाई की स्थिति में, जुलाई नहीं अप्रैल की स्थिति में, फिर जुलाई की स्थिति में, फिर अक्टूबर की स्थिति में 1-1 तारीख को, और फिर दिसंबर की स्थिति। तो ये होता है जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, इस तरह से उनका शेड्यूल बंधा हुआ है, तो रेगुलर होता है। चुनाव के समय में खासकर होता है, जिन राज्यों में चुनाव होना होता है वहां पर खासकर होता है।
उपचुनाव के पहले नहीं होता। तो मामला यह है कि अभी इसमें एसआईआर की क्या जरूरत है? फिर एसआईआर क्या है? क्या उनको जैसे तैसे निपटा दिया जाता है? वे जो 4 बार जो विभिन्न तारीखों में साल में होते हैं, या 2 बार 3 बार जो भी प्रावधान है, मेरे ख्याल से 4 बार के हैं, तो उनका क्या वो यूं ही हो जाते हैं, यूं ही खाना पूर्ति होती है? उनमें तो बहुत सारी चीजें छट जाती होंगी। और ठीक चुनाव के पहले अगर आप कराते हैं, उसमें अगर चेक कराते हैं, तो उसको कराने के लिए ठीक चुनाव से क्या आशय होता है? ठीक चुनाव से पहले का आशय क्या होता है? उसमें महीना 2 महीना समय लगता है। लोगों का मरना, एक खास उम्र को प्राप्त करना, ये प्रक्रिया तो लगातार जारी रहती है। इसीलिए कभी भी मतदाता सूची ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें उसकी सारी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई हो और एक भी मतदाता का नाम ऐसा ना हो जो उसमें गैर जरूरी हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक भी मतदाता छूटा ना हुआ हो। तो ये जो परफेक्शनिज्म है चुनाव आयोग का, मैं बार बार कहता हूं कि ये पूर्णता, शुद्धता, ये सब जो शब्दावली है ना, बड़ी डरावनी शब्दावली है, क्योंकि ये शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध कहीं से कोई लीगल टर्म नहीं है। एक जमाने में हमारे यहाँ रक्त शुद्धता को लेकर के बहुत हंगामा था, और अभी वोटर लिस्ट की शुद्धता का। आप सीधे सीधे बताइए ना, रिवीजन का अर्थ कहीं से भी शुद्धता तो नहीं है, उसको फिर से देख लेने की बात है। स्पेशल का अर्थ कहीं से स्क्रैपिंग नहीं है, आपने स्क्रैप कर दिया। आखिर अभी जाकर के थोड़ा सा सुधार, मुझे लगता है, मैं अभी अध्ययन करूंगा और लोगों से राय भी लूंगा। अभी बिहार में जो हुआ उससे इन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, और वो शिफ्ट ये किया है कि जिनका नाम 2003 और 4 वगैरह वगैरह में है, उनको कुछ नहीं करना होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, उनका नाम ऑलरेडी है तब तक जो 21 साल को। तो फिर इसमें क्या हुआ? इसका मतलब बिहार के साथ कुछ भेदभाव हुआ? इस बार तो फिर बिहार के साथ ये भेदभाव क्यों हुआ? क्यों इतना लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ी? क्यों इतनी परेशानी उठानी पड़ी? और ये बार बार कहे जाने पर भी जब आपको समझ में बात आ गई, तब आपने उस मतदाता सूची में लोगों के इनरोलमेंट के लिए वैसे प्रावधान क्यों नहीं किए, या किए तो पता नहीं, बताएंगे। अब इन तमाम बातों को देखने के लिए हमारी अदालतें हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा होगी। तो इनफैक्ट एसआईआर का ये बात वही सब करते रहेंगे, लेकिन एक हल्का सा शिफ्ट, मुझे लगता है कि ये एसआईआर के इनके पूरे इरादे को डाइवर्ट कर रहा है। अभी अध्ययन करके बताएंगे सर लोग, हम भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि इनका जो इरादा जो बिहार में चमक कर आया था, उसकी प्रदीप्ति कुछ कम हुई है। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि आप जिस ढंग से डॉक्यूमेंटेशन की बात बोल रहे हैं, तो ये सभी जानते हैं कि आधार इसका प्रमाण नहीं है, उसका प्रमाण नहीं है। ऐसा आप जिंदा रहने के लिए आदमी को प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जो पेंशनधारी जिसके कार्ड की बात बता रहे हैं ना, इसी नवंबर महीना में। वैसे तो कानून ये भी हो गया कि आप जब चाहे तब साल में 365 दिन में एक बार दे दें। अभी जाकर के देना पड़ेगा। आप जिंदा हैं, इस पर बहुत सारे सीरियल भी बन गए हैं कि मैं कैसे मानूं कि आप जिंदा हैं। अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना इतना कठिन काम हो गया था, हालांकि अब थोड़ा आसान हुआ कि मत पूछिए, लोग दर दर भटकते थे लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, अब आसान हो गया, डिजिटली आसान हो गया, ये बात सच है। तो लेकिन मैं चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि प्रमाण पत्र जुगाड़ करना नागरिक के लिए, नागरिक के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है तकनीकी रूप से। अच्छा सर बताएंगे, हिजन सर बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई MA BA कुछ भी पास है, इसको बोलता है ये मेरा प्रमाण पत्र है, माफ कीजिएगा वो आपका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रमाण पत्र का रेफरल डॉक्यूमेंट है कि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह पता किया जा सकता है कि आप पास हैं कि नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो होता है वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता है, रेफरल डॉक्यूमेंट होता है। रिकॉर्ड तो हमेशा अथॉरिटी के पास होता है, वो बताएंगे हमारे पास बहुत अच्छा प्रमाण पत्र है और रिकॉर्ड में नहीं है। जैसे हमारे एपिक हमको दे दिया गया,
तो हमारा प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर पहचान पत्र प्रमाण नहीं है। प्रमाण वोटर लिस्ट है कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो दूसरे किसी दस्तावेज को दिखला करके भी हम, अगर हमारी पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो हम मतदान कर सकते हैं। वो जरूरी है कि हम एपिक कार्ड ले जाएं। वहां 17C में स्पेशली लिखना पड़ता है कि कौन सा प्रमाण पत्र दिखला करके इन्होंने मतदान किया है। चाहे वो कई बार होता है मनरेगा का कार्ड, जॉब कार्ड आदि आदि कई तरह, और उसका नंबरिंग क्या होता है कि उसका नंबर कोड होता है, कोडेड होता है, तो नंबर लिख देते हैं लोग। तो जो चुनाव अधिकारी हैं, जो चुनाव विश्लेषक हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ इसने इतना, और भरना पड़ता है कि कितने लोगों ने एपिक दे करके वोट दिया, कितने लोगों ने आधार दिखाकर वोट दिया। मेरा ख्याल है इसका रिकॉर्ड भी देना पड़ता है, और प्रत्येक 2 घंटा में देना पड़ता है कितना मतदान का प्रतिशत क्या है, महिला कितने, पुरुष कितने, कितने ने एपिक से दिया है, कितने ने किससे दिया है, तो सो दैट कि पूरा का पूरा ट्रेंड चले। हालांकि कुछ डाटा नहीं भी जाता है, मामला सिर्फ ये होना चाहिए कि उसमें आपके इरादे क्या है। तो ऐसा लगता है, ऐसा परसेप्शन लोगों के पास है कि चुनाव आयोग का जो इरादा था SIR का, वह इरादा बहुत अच्छा नहीं था, इरादा शुद्ध नहीं था। अशुद्ध इरादे से मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चले थे, जबकि शुद्धता कोई लीगल टर्म नहीं है। मुझे नहीं पता है जिन लोगों ने संविधान का अध्ययन किया है कि प्योर शब्द का इस्तेमाल या प्यूरिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये विद्वान लोग बताएंगे ये कहां से आया, ये शब्द कहां से आया, कहां से लाते हैं ऐसे। और प्रफुल्ल भाई, ये प्योर और श्योर की बातें ना विज्ञापनों में होती हैं। गुणवत्ता की गारंटी देने के लिए प्योर और श्योर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आपने कितने ऐड देखे होंगे, साबुन के ऐड होंगे, प्रेशर कुकर के ऐड होंगे। एक जमाने में आता था, कंपनी का नाम क्यों लूंगा, वो लिखते थे PURE भी और PURE भी, तो लोग घबरा जाते थे। तो एक कार्ड होता था प्योर भी और पूरे भी,